जय जिनेन्द्र साहब। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलार्णं च सव्विसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म प्रज्ञप्ति के सॉन्ग से हम अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, अध्याय 3, कर्म और आत्मा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से यदि आप में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना एक बार हम रिकैप करके फिर आगे स्टार्ट करेंगे। जय जिनेन्द्र, हाँ, प्रदेश जय किसे जिनेन्द्र। कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? आ, ऐसे समझिए, जैसे अभी मैं पूरा उदाहरण देके लड्डू के माध्यम से समझाऊंगी, लेकिन ऐसा एक सबसे छोटा हिस्सा जो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ हो उसको प्रदेश कहते हैं। किसी भी चीज का एक सबसे छोटा हिस्सा जिसके दो भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्कंद से चिपका हुआ है, उसको प्रदेश कहते हैं। आज जो हम पोर्शन में पढ़ेंगे उसमें हम लड्डू के दृष्टांत से ये जानेंगे, देश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और या क्लियर हुआ आपको प्रदेश किसे कहते हैं? जी जी। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? नहीं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कर्म और आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कर्म क्या है, आत्मा क्या है, ये हमने जाना। आत्मा क्या है? सिंह सत्व का शाश्वत स्वामी, यानी हमारी आत्मा जो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, वो कर्मों से युक्त है। तो हमें ये मालूम करना है कि कर्म ज्यादा पावरफुल है या आत्मा ज्यादा पावरफुल है। तो उसको जानने के लिए हम दो द्वारों से इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले हम समझेंगे कि वर्गणा क्या है, और फिर समझेंगे आत्मा और कर्म में संबंध क्या है। तो हमने इस विषय में जब प्रवेश किया तो पहले द्वार में प्रवेश किया कि वर्गणा क्या है। फिर हमने वर्गणा को आराम से समझा था, डीप में समझा था कि वर्गणा क्या है। वर्गणा यानी सजातीय, जिनमें सेम क्वालिटीज हो, ऐसों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ऐसे पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं। फिर उसमें आया नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रहण योग्य वर्गणाएं क्या होती है, अग्रहण योग्य वर्गणाएं क्या होती है। तो ग्रहण योग्य वर्गणाएं जिसे जीव ग्रहण कर सकता है, और अग्रहण योग्य वर्गणाएं जिसे जीव ग्रहण नहीं कर सकता। अग्रहण योग्य वर्गणाएं यदि पूछी जाए कौन कौन सी है, तो एक प्रदेशी, मतलब जिसको हम प्रदेश नहीं बोल के परमाणु बोलते हैं। परमाणु यानी जो सिंगल सिंगल वालों का सजातीय का समूह है, वर्गणा है, उसको जीव ग्रहण नहीं कर सकता। द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, यावत संख्यात असंख्येय प्रदेशी जब तक वर्गणाएं हैं उनको जीव ग्रहण नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अनंत प्रदेशी वर्गणाओं को जीव ग्रहण कर सकता है? तो अनंत प्रदेशी वर्गणाओं में से भी कुछ को ग्रहण कर सकता है, कुछ को ग्रहण नहीं कर सकता। तो किनको ग्रहण कर सकता है, किस रूप में ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने की अपेक्षा से वर्गणाएं कितनी होती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा समझा था कि वर्गणाएं 5 प्रकार की बताई गई हैं। पहले हम भी 8 प्रकार की पढ़ते थे, और अभी भी कुछ ग्रंथों में जैसे 8 प्रकार की बताई गई हैं। तो वो 8 प्रकार बता रहे हैं और यहाँ 5 प्रकार बता रहे हैं, तो वो जो 3 वर्गणाएं एक्स्ट्रा हुई वो कहाँ गई? तो वो आहार वर्गणा में ही औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये 3 वर्गणा तो वैसे ही इंक्लूड हो गई। तो आहार की जगह ये 2 नई एक्स्ट्रा जुड़ी, प्लस एक का श्वासोच्छ्वास जिसे आनापान वर्गणा भी कहते हैं,
वो भी इन्हीं तीनों में आती है। अभी हम और डिटेल समझ लेंगे वो इन तीनों में कैसे इंक्लूड हुई। तो इसलिए आहार वर्गना में अपने आप में ये तीन वर्गणाएं हो गई। तीन तो ऑलरेडी औदारिक, आहारक और तेजस की है। क्योंकि मैं आहार शब्द की जगह ये तीनों शरीर नाम बोल रही हूँ, तेजस नहीं, सॉरी, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीनों शरीरों की वर्गणा को आहार वर्गणा में इंक्लूड करते हैं। और जिस प्रकार का जो शरीर लेगा जीव, उसी प्रकार के पुद्गलों से वो श्वासोच्छ्वास करेगा। इसलिए आनापान वर्गणा भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो ये एक हो गई आहार वर्गणा। उसके अलावा है तेजस, भाषा, मन और कार्मण वर्गणा। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अभी सिर्फ रिवीजन है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता के आगे बढ़ रही हूँ। अब मैम, हाँ बोलिए। वर्गना में और पुद्गल में फिर क्या डिफरेंस हुआ? पुद्गल वो मटेरियल है जिससे परमाणु या प्रदेश बन रहे हैं, स्कंद बन रहा है। और वर्गणा है सजातीय प्रदेशों की या परमाणुओं की श्रृंखला, समूह। तो मतलब है तो वर्गना भी एक पुद्गल ही ना? हाँ, पुद्गलों की बनी हुई समूह है। वर्गणा को आप सिर्फ समूह शब्द से समझिए, ग्रुप है। अब तो पुद्गलों जैसे का ये, ग्रुप है, इसलिए उसको हम वर्गणा कह रहे हैं। और वैसे पुद्गलों के ग्रुप को स्कंद कहते हैं, लेकिन वो सहजातीय है तो वो वर्गना हो गया। हाँ, तो लेकिन जैसे अब ये सहजातीय है तो ये आहारक वर्गना ये सब ये एक साथ ग्रुप में रहती है या अलग अलग डिवाइड कब का? एक आहार का प्रदेश, एक तेजस का, या किस रूप में ये वातावरण में रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि वातावरण में जो है उसमें डिसाइडेड है कि ये आहार की है, ये हाँ। वैकल्पिक की है, ये आहारक की है, नहीं। इनके जो स्कंद अनंत प्रदेशी होती है ना, सारी वर्गणाएं जो हम ग्रहण हम्म। करते हैं, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं ना। तो हाँ। उसमें डिसाइडेड है कि औदारिक के रूप में मैं जो ले रही हूँ वो कितने से कितने तक की रेंज वाली होगी जो मैं औदारिक के रूप में ग्रहण कर सकती हूँ। तो ये रेंज लाइन से होगा क्या, या कैसे? क्यों? मतलब हम मतलब कैसे लाइन इकट्ठा से नहीं करते हैं ना। कैसे? जैसे पूरे लोक में सिंगल सिंगल डॉट वाले परमाणु भी हैं, डबल हाँ। डॉट वाले यानी द्विप्रदेशी भी है, बिखरे हुए हैं ना पूरे में। हाँ। 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 तो वो ग्रुप को हम बोल रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो अनंत प्रदेशों वाली वर्गणाएं हैं वो भी पूरे लोक में फैली हुई है। अब जैसे हाँ। असत कल्पना से मान लीजिए, मैं ये बोल रही हूँ कि औदारिक की वर्गणा 1000 से लेके 1500 प्रदेशी स्कंद वाली जो वर्गणाएं हैं वो औदारिक के रूप में ग्रहण की जा सकती है। तो हाँ। जितने भी 1000 से लेके 1500 के बीच में जो भी रेंज आ रही है ना, उसके हाँ। लिए जितने प्रदेशों की वर्गणाएं हैं उनको मैं औदारिक के रूप में ग्रहण करूंगी। अब ये नहीं है कि औदारिक वाली हमेशा औदारिक के रूप में ही रहेगी। पुद्गलों हाँ। का स्वभाव क्या है? मिलना अरे। बिखरना। तो पुद्गल जो अभी अब वर्तमान में औदारिक के रूप में है, यानी 1000 से 1500 के रूप में है, वो बाद में बिखर के 1200 वाले भी हो सकते हैं ना। तो फिर वो ग्रहण योग्य नहीं रहेगी, या फिर वो वैक्रिय वर्गणा, मतलब वैक्रिय वगैरह के तो ज्यादा रहेंगे, पर वो अग्रहण योग्य वर्गणा हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहली ग्रहण योग्य वर्गणा ही औदारिक की बता रहे हैं। अच्छा, मतलब तो फिर जो ये 1000 से 1500 की रेंज वाला है, वो मतलब अपने, ऐसे को बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस से लेते हैं दूर से, वो कहाँ से लेते हैं? हम दूर से भी खींचते हैं या क्या, वो उसको लेने का वो लॉजिक? स्प्रस्ट एरिया से लेते हैं, जो अपने आत्म प्रदेशों से स्प्रस्ट हुए हुए ना। इसकी परिभाषा है कुछ, जो स्प्रस्ट है, जो कहाँ कितने हाँ, प्रदेशों से स्प्रस्ट है ऐसा अपने कुछ आत्म है। प्रदेशों से, उनके अपेक्षा से खींचते हैं। तो ये सारी डिटेल आगे की क्लासेस में आएगी, हम और वो कितने जो प्रकार। वर्गना का वो रेंज है वो फिक्स होता है कि इस स्कंद में 1000 से, जैसे वो अनंत प्रदेशी है तो वो इतना अनंत प्रदेशी वो एक ही होता है, वो उसी को डायरेक्ट खींचते हैं वैसा? अनंत के अंदर हम संख्या नहीं बोल सकते, इसलिए असत हाँ, वो कल्पना से एक, हाँ। पहले अपने सब्जेक्ट में ऐसे क्लियर दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ, मतलब असत कल्पना से ही दे रखा था वो भी, कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज को आप औदारिक समझिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की अग्रहण योग्य है, फिर इतने से इतने तक की रेंज वैक्रिय वर्गणा से है। पर अभी किसी कारण से वो रेंज वाला हटा दी है, टेबल चार्ट हटा दिया है। तो अब मतलब क्यों हटाया गया, उसके पीछे रीजन मुझे नहीं मालूम, शायद उसको वो पूरी तरह से सेट नहीं हो रहा होगा इसलिए हटाया गया है। पर ऐसे क्लियर बताया था उसने कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज के जो अनंत प्रदेशी वर्गणाएं हैं वो औदारिक के रूप में ग्रहण होगी, फिर अग्रहण योग्य आएंगी, फिर वैक्रिय वाली आएंगी, फिर अग्रहण आएंगी, ऐसे होता है। मतलब वो हमारे आसपास और में ऐसी रहती है, एक ग्रहण हो हाँ, फिर एक अग्रहण पूरे हो। पूरे उसमें फैली हुई है।
और मिस एक टाइम पे एक ही वर्गना ले सकते हैं, जैसे आहार में जिसका औदारिक शरीर वाला ही आहारक बना सकता है ना। हाँ, इसको तो हम ऐसे समझें, मेरे को अगर लकड़ी का मकान बनाना है, जहाँ पे आइस होती है वहां पे लकड़ियों का मकान बनाते हैं ना, तो मेरे को अगर लकड़ी का मकान बनाना है तो मैं वुड ही खरीदूंगी ना, लकड़ी ही खरीदूंगी। लेकिन हम्म अगर मेरे को ईंटों का मकान बनाना है तो मैं ईंटें खरीदूंगी। लेकिन हम्म अगर मुझे पत्थर का मकान बनाना है तो मैं पत्थर खरीदूंगी। मुझे जैसा मकान बनाना है मैं वैसा ही मटेरियल खरीदूंगी। ठीक उसी प्रकार से आहार वर्गणा में यदि मुझे औदारिक शरीर बनाना है तो मैं औदारिक शरीर के लिए जो औदारिक वर्गणा है उसे खींचूंगी। अगर मुझे वैक्रिय शरीर बनाना है तो मैं वैक्रिय वर्गणा खींचूंगी। अगर मुझे आहारक शरीर बनाना है तो मैं आहारक वर्गणा खींचूंगी। एक समय में एक ही शरीर का उदय होगा, एक ही शरीर का निर्माण होगा। तो जिस शरीर का निर्माण होगा उससे रिलेटेड वर्गणा को खींचा जाएगा। लेकिन वर्गणाएँ तो पाँचों ही थैंक यू। ग्रहण होती रहेगी ना? सॉरी। मतलब तेजस, कार्बन ये सभी वर्गणा ग्रहण तो साथ में ही होगी नहीं, पाँचों। अभी उन्होंने आहार वर्गणा से रिलेटेड शरीर पूछा ना, इसलिए मैंने इन तीन में से बोला। तेजस और कार्बन के लिए हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी बात की थी कि उसका शुरुआत कहीं से होती ही नहीं है। प्रथम हुँ। समय कभी नहीं है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर सदैव से आत्मा जीव के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसकी शुरुआत नहीं है, वो तो हर जीव के वैसे भी लगातार जीव कंटिन्यू ग्रहण कर रहा है। मिस बाटे बहता में कोई आहार होता है, मतलब तेजस कार्बन होता है, लेकिन ये इनमें से कोई शरीर नहीं होता ना। नहीं, तेजस और कार्बन शरीर ये दो शरीर होते हैं, बाकी शरीर नहीं होते। और जब अभी आपने नाम लिया है बाटा बैती अवस्था, तो उसको है ना, मैं साथ में और उस दिन बताना भूल गई थी, इसको विग्रह गति भी कहते हैं हम्म और अपांतराल गति भी कहते हैं। तो कई बुक्स में अलग अलग नाम होगा, तो आप पहचान जाइएगा। ये बाटा बहती अवस्था यानी एक भव को छोड़ के जीव जब दूसरे भव में जा रहा है तो उस बीच की अवस्था को बाटा बहती अवस्था कहते हैं। तब जीव मैक्सिमम 2 समय के लिए अनाहारक रह सकता है। यानी जीव जब यहां से निकला तो यहाँ के पुद्गलों का आहार करके निकला था। अब अगर विग्रह यानी मोड़, अगर वो मोड़ में घूम रहा है जिस जगह पे उसको उत्पन्न होना है उसके लिए, तो उस समय मोड़ में घूमते समय वो अनाहारक हो जाएगा। वापस से नेक्स्ट और मोड़ में घूम रहा है तो अनाहारक हो जाएगा। अब उसको जहां उत्पन्न होना है ना, वो वहां के पुद्गलों से आहार ग्रहण कर लेगा। तो बाटा बहती अवस्था में मैक्सिमम जीव 2 समय तक अनाहारक रह सकता है। ये कंपलसरी सब जीवों के साथ नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं। जो तो विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति से जा रहे हैं उनके लिए ये है। अब एक मोड़ से हम्म, गया तो वो एक ही समय में अनारक रहेगा। वो 2 मोड़ से गया है यानी 2 समय की विग्रह गति से गया है तो वो 2 समय अनारक रहेगा। लेकिन अगर कोई जीव यहां से निकला और तुरंत ही अगले समय में ही, मतलब उसी समय में जब जीव यहां से निकला इस शरीर को छोड़ के, उसी समय में वो वहां उत्पन्न हो गया जहां उसको उत्पन्न होना था, तो ये अविग्रह गति कहलाएगी, यानी बिना मोड़ वाली गति। इसमें जीव अनाहारक नहीं रहेगा, आहारक ही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ से आहार लेके निकला और वहां पे उसने आहार ग्रहण कर लिया। तो बीच का एक भी समय ऐसा नहीं आया जब वो अनाहारक रहा हो। तो सभी जीव के दोनों तरह की गति हो सकती है, हाँ, मोड़ विग्रह वाली भी हो या सकती है, स्ट्रेट। अविग्रह भी हो सकती है। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो इन सबको अरे आहार शरीर, तेजस शरीर, भाषा शरीर भी कह सकते हैं। भाषा शरीर, शरीर क्यों, मतलब आहार शरीर तो 5 ही होते हैं ना, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो उनमें से ये 3 शरीर वाली तो आहार वर्गणा में आ गई, क्योंकि जीव आहार करेगा, मटेरियल लेगा, तभी उससे रिलेटेड शरीर बनाएगा ना। तो बाकी 2 तो वो हमेशा से ले रहा है। इन तीनों की शुरुआत करता है जीव। अनारक समय में भी तेजस और कार्बन शरीर तो रहता है, इसलिए उसकी वर्गणा वो उस समय भी ले रहा है। लेकिन जब जीव आहारक होता है ना, तो इन तीनों में से एक की तो वर्गणा खींचेगा ही खींचेगा। इसीलिए इन तीनों को आहार वर्गणा कहा है। जी। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमने औदारिक वर्गणा पढ़ी थी कि जब औदारिक शरीर बनाना है तो वो औदारिक वर्गणा खींचेगा। ये वर्गणा उनके प्रदेशों पर डिपेंड होती है। अनंत में भी कितने अनंत वाली औदारिक के रूप में ग्रहण करेगा, कितने अनंत वाली वैक्रिय के रूप में, और कितने अनंत वाली आहारक के रूप में। इन अनंत के भी अनंत भेद होते हैं, इसलिए इन सबके अलग अलग रेंज है और इनके बीच में अग्रहण योग्य, अगर जितने बताए गए हैं उतने से एक भी प्रदेश अधिक हो जाए तो वो अग्रहण योग्य वर्गणा हो जाती है। भले ही वो औदारिक और वैक्रिय की बताई गई रेंज के बीच में आ रहा है पोर्शन, लेकिन
औदारिक की मैक्सिमम जितनी बताई गई है रेंज, उससे अधिक होते ही वो अग्रहण योग्य हो जाएगी, जब तक कि वैक्रिय का एंट्रेंस मतलब एंटर होने वाला जगन्य शुरू ना हो तब तक में। तो वैक्रिय शरीर बनाना है तो जीव वैक्रिय से रिलेटेड वर्गणा को खींचेगा। आहारक शरीर बनाना है तो आहारक वर्गणा को खींचेगा और फिर उनसे आहारक शरीर बनाएगा। तो ये औदायिक वैक्रिय आहारक वर्गणा हमने लास्ट टाइम कर ली थी। जब जीव तेजस शरीर बनाता है तो वो तेजस से रिलेटेड पुद्गलों को यानी तेजस की वर्गणा को खींचता है, उससे वो तेजस शरीर बनाता है। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से तेजस शरीर का निर्माण संभव हो उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। तेजस वर्गणाएं आहारक वर्गणाओं से अधिक प्रदेशों वाली होती है। ये हमने लास्ट टाइम पे समझा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रदेशों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे कम प्रदेश औदारिक वर्गणा में थे। क्यों थे उसका उदाहरण हमने समझा था, क्योंकि औदारिक शरीर की डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान हो तो हम बोलते हैं उदार पुद्गलों से जो शरीर बनता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। उदार यानी बड़े, स्थूल, यानी इन सब में से जो सबसे बड़े वाले स्थूल हैं, सबसे बड़े वाले पुद्गल हैं, वो औदारिक के रहेंगे। तो जैसे कि मैंने उदाहरण देके बताया था, एक बॉक्स में यदि मैं बॉल डालूं तो कितनी, मतलब एक बॉक्स अगर 10 बॉल से भर रहा है, मैं उन बॉल के बराबर बड़ा समझूं औदारिक के पुद्गल को, तो वैक्रिय के पुद्गल को मैं बोर के समान समझ सकती हूँ। अगर मैं बोर से उस डब्बे को भरूंगी तो क्या जितने 10 बॉल में वो डब्बा भरा तो क्या 10 ही बोर में डब्बा भरीजेगा? नहीं ना, क्योंकि बोर का शेप छोटा है तो वो संख्या में ज्यादा हो जाएंगे, उसी डब्बे में ज्यादा संख्या में बोर समा जाएंगे। अब मैं उसके और नीचे आहारक वर्गणा पे देखूं तो अब मैंने बोर भी निकाल के उस डब्बे को खाली कर दिया, उसमें चने भर दिए। चने तो बोर से और भी शेप में छोटे हैं ना, तो वो और भी संख्या में ज्यादा भरी जाएंगे। तो इसी प्रकार से इनको समझिए, औदारिक वर्गणा के स्थूल होते हैं पुद्गल यानी मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझ लीजिए, इसलिए वो सबसे कम प्रदेश वाली है, कम, सबसे कम संख्या में हम उसको ले रहे हैं। उससे अधिक लेते हैं वैक्रिय वर्गणा, उससे अधिक होती है आहारक वर्गणा के प्रदेश, उससे अधिक होते हैं तेजस वर्गणा के प्रदेश। ये प्रदेशों की संख्या के आधार पर ही इनको क्रम दिया गया है। इसके बाद है भाषा वर्गणा, यानी जब भी हमें बोलना है तो पहले हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को, जो रेंज बताई गई है कि भाषा वर्गणा के ये रेंज के, मतलब इतनी से इतनी संख्या के बीच में अगर प्रदेशी पुद्गल होंगे, वर्गणा होगी, तो ही हम उसको शब्दों में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसको ग्रहण करेंगे भाषा वर्गणा को, उसको शब्दों में परिवर्तित करेंगे और फिर उसका निस्सरण होगा, यानी फिर हम उसको छोड़ेंगे। तो ये सब भाषा वर्गणा के साथ में किया जा रहा है। जब भी हमें बोलना है हम इतना पूरा प्रोसीजर करते हैं कि ग्रहण करते हैं, उसको परिनमन करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं शब्दों के रूप में। तो ये भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं जिनको हम ग्रहण करके शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। अब इनके प्रदेश तेजस वाले से अधिक होंगे। मन वर्गणा के प्रदेश, मन वर्गणा मतलब हम जो चिंतन मनन करते हैं उसके लिए मन से रिलेटेड जो वर्गणा बताई गई है, उतने रेंज वाली प्रदेशों वाली वर्गणा को हम खींचते हैं, फिर उसको मन के चिंतन के रूप में परिणमन करते हैं और फिर उसका निस्सरण कर देते हैं विचार के रूप में। इसके प्रदेश भाषा से अधिक होंगे लेकिन कार्मण वर्गणा के प्रदेशों से कम प्रदेश वाली होंगी ये। इसके बाद है, लास्ट है कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा जो हम कर्म बात कर रहे हैं, इसी को समझने के लिए हमने ये सारी वर्गणाएं समझी थी कि वर्गणाएं क्या है, क्योंकि कार्मण वर्गणा जब आत्मा से चिपक जाती है तभी वो कर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वही आ रहा है कि कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? जो वर्गणा के स्कंद कार्मण स्कंधों से बने हुए हों, यानी कार्बन के लिए जितनी रेंज बताई गई है उतने में अनंत का प्रमाण हो, तो उसको कार्बन वर्गणा के रूप में जीव ग्रहण करता है। जब जीव ग्रहण करता है यानी वो आत्मा के साथ दूध और पानी के जैसे एक में एक हो जाते हैं, तो वे कर्म कहलाते हैं। और ये इन सब में से सबसे अधिक प्रदेशों वाली होती है। जैसे समझ लीजिए वही बॉक्स को मैंने जिसमें से चने मूंग वगैरह हटा दिए और लास्ट में राई के दानों से भरा,
तो अब मेरे को राई के और ज्यादा दाने क्वांटिटी में मिल जाएंगे। तो ये चीज कार्बन वर्गणा पे भी अप्लाई हो रही है कि सबसे छोटी चीज से अगर मैं उसको देखूं, क्योंकि इसके सबसे छोटे होते हैं प्रदेश, इसीलिए ये अधिक संख्या में प्रदेशों को एक साथ ग्रहण करते हैं हम कार्बन वर्गणा के रूप में। क्लियर हुआ इतना जो मैंने कहा, या किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम, हाँ बोलिए। ये वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति कहाँ से आती है? ये आत्मा की खुद की, क्योंकि जो हमने कर्म पढ़े थे तो उसमें अंतराय कर्म पढ़ा था ना, उसमें वीर्य हम्म, अंतराय पढ़ा था। हम्म। वीर्य आत्मा का खुद का होता है, अंतराय यानी उस पे हमने दबा दिया। तो ये शक्ति इन सब वर्गणाओं को खींचने की आत्मा की खुद की शक्ति है। जितना ज्यादा कर्मों से दबाते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी शक्ति अवरुद्ध होती चली जाएगी। तो अच्छा, ये जब भी कोई आत्मा कषाय करेगी या योग करेगी, वो उतनी ही प्रबलता से, योगों की प्रबलता के कारण उतनी ही ज्यादा उसमें कार्बन वर्गणा को खींचेगी। अच्छा, तो ये आत्मा की शक्ति से खींचता है, वो पर्याप्ति उनको परिवर्तन करती है जिस रूप में जैसा करती पर्याप्ति परिणमन नहीं करती है, योगों से ही परिणमन होता है। जैसे जब मैं को बोलना है तो मैं काय योग से भाषा वर्गणा को ग्रहण करूंगी, काय योग से ही उसको शब्दों में परिणमन करूंगी, और फिर वचन योग से उसको छोड़ दूंगी। तो तो ये फिर पर्याप्ति का रोल क्या हो गया तो फिर इसमें? पर्याप्ति का मतलब है जितनी पर्याप्तियां जीव में होनी चाहिए, जो क्वालिटी जीव में होनी चाहिए, उन क्वालिटीज को पूरा कर लेगा वो पर्याप्तियां कहलाएगी। वो शक्ति है, वो भी शक्ति है, पर्याप्ति भी शक्ति है कि आहार को ग्रहण करने की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ कार्बन वर्गणा को खींचने की शक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। मैम मैम, एक्चुअली में लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? एक्चुअली मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था तो क्लास ग्रुप में वीडियो। भेजी भी है, क्लास होने के बाद नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को भेज दी गई थी। मैम फिर परमाणु और प्रदेश में इनमें क्या अंतर हुआ फिर? हाँ, परमाणु जब वो स्वतंत्र घूम रहा हो, एक ऐसा खंड जिसके दो खंड नहीं किए जा सकते, एक अविभाज्य अंश जिसके दो अंश नहीं किए जा सकते, वो अंतिम अंश है। उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम दो टुकड़े होने की। वो अगर सिंगल घूम रहा है तो वो परमाणु कहलाएगा, और अगर वो ग्रुप में स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्रदेश कहलाएगा। मैम कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी लड्डू का एग्जाम्पल उसी के लिए आएगा जब हम बंद समझेंगे। नहीं तो ठीक है, आप, मैं एक और, अभी पहले भी किसी ने पूछा था तो मैं अभी भी बता देती हूँ। देखिए समझिए, मेरे पास मोतीचूर का लड्डू है, ठीक है। उस मोतीचूर के लड्डू को मैं स्कंद कहूंगी, क्यों? क्योंकि वो एक पूरा ग्रुप है, बहुत सारे दानों से मिलके बना हुआ है ना वो मोतीचूर का लड्डू। अब यदि मैंने कटोरी में से मोतीचूर का लड्डू उठाया, उसमें एक दाना रह गया मोतीचूर का, तो वो जो एक दाना अलग रह गया ना, वो परमाणु समझ लीजिए आप। हालांकि मोतीचूर के लड्डू के एक दाने के भी हम असंख्य टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ कि परमाणु क्या है, प्रदेश क्या है, देश क्या है, स्कंद क्या है, वो समझाने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ। आप समझ लीजिए कि मोतीचूर का लड्डू है, वो मोतीचूर के दानों से बना हुआ है। एक दाना ऐसा है, इसका हर एक दाना ऐसा है कि उस दाने के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। तो अब यदि मैंने मोतीचूर का लड्डू उठाया और एक दाना नीचे रह गया, अब वो सिंगल रहा ना, तो वो परमाणु के बराबर समझिए, क्योंकि वो स्कंद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लड्डू से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं लड्डू को स्कंद कह रही हूँ, तो वो अकेला स्वतंत्र है, अकेला है, वो परमाणु है। अब जो मैंने लड्डू उठाया, अब आप इतने सारे लोग हो, मैं हूं, तो मैं सारा तो अकेले ही नहीं खाऊंगी ना, थोड़ा आप लोगों को दूंगी, थोड़ा मैं खाऊंगी। आप लोग ज्यादा हो, मैं आप लोगों को बड़ा हिस्सा तोड़ के दूंगी, छोटा हिस्सा अपने लिए रखूंगी। तो जो भी मैंने हिस्सा किया, जो हिस्सा मैं चाहे आपको दे रही हूँ, चाहे छोटा बड़ा, चाहे जो हिस्सा मेरे पास रख रही हूँ, वो उस स्कंद का देश कहलाएगा। यानी स्कंद का एक हिस्सा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी हिस्सा हो, वो देश कहलाता है। अब उस हिस्से में से जो एक दाना है, वो उसका, जिसके आप दो भाग नहीं किए जा सकते, वो उसका प्रदेश कहलाएगा। अब इस प्रदेश और उस परमाणु में अंतर क्या हुआ? वो परमाणु अकेला है, स्वतंत्र है, लेकिन जो हिस्सा मेरे पास है उसमें चिपका हुआ जो दाना है, वो प्रदेश कहलाएगा, क्योंकि वो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है। और पूरा का पूरा जो है लड्डू, वो स्कंद कहलाएगा।
क्या मैं क्लियर कर पाई हूँ आप लोगों के डाउट को? क्लियर हुआ स्कंद क्या है, देश क्या है, प्रदेश क्या है और परमाणु क्या है? हाँ जी हाँ जी यस मिस, यस मिस। ठीक है। हाँ कल ये हुआ। पेपर में था क्वेश्चन, सॉरी। कल ये पेपर में था अच्छा। भाग 5 के, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रहण योग्य वर्गणाओं के वर्णन में आनापान, आनापान को श्वासोच्छ्वास वर्गणा के नाम से भी जाना जाता है, पर आगम में आनापान यूज किया हुआ है तो आप भी आनापान यूज कीजिए। आनापान वर्गणा का उल्लेख क्यों नहीं है, इसका मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था ना, 8 प्रकार की होती है, उनमें से एक आनापान होती है। तो आनापान का अलग से यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया, वो इसलिए क्योंकि जब मैं औदारिक शरीर बनाऊंगी तो जो औदारिक की वर्गणा खींचूंगी ना, उसी को मैं श्वासोच्छ्वास के रूप में काम में ले लूंगी। तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं औदारिक शरीर बना रही हूँ तो जो औदारिक की वर्गणा खींच रही हूँ उससे श्वासोच्छ्वास कर रही हूँ। जब मैं वैक्रिय शरीर बना रही हूँ तो वैक्रिय शरीर बनाने पर मैं जो श्वासोच्छ्वास करूंगी वो उसी वैक्रिय की वर्गणा से कर लूंगी। जब मैं आहारक शरीर बनाऊंगी तो मैं आहारक शरीर के लिए जो मैंने वर्गणा खींची है ना, उसी को मैं श्वासोच्छ्वास के काम में भी ले लूंगी। तो इसके लिए अलग से कोई वर्गणा खींचनी नहीं पड़ रही है। उन्हीं वर्गणाओं को आनापान के रूप में यूज किया जा रहा है, श्वासोच्छ्वास के रूप में यूज किया जा रहा है। इसीलिए इसे आनापान वर्गणा का अलग से वर्णन नहीं करके साथ ही में वर्णन किया गया है, आहार में ही इंक्लूड किया गया है। एक बार और पढ़ के बता देती हूँ मैं। श्री कर्म प्रकृति आदि प्राचीन ग्रंथों में वर्गणाओं के वर्णन के प्रसंग में आनापान वर्गणा का उल्लेख पृथक रूप से नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि औदारिक शरीरी जीव औदारिक वर्गणाओं के पुद्गल को ही आनापान के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वैक्रिय शरीरी जीव वैक्रिय वर्गणाओं के पुद्गलों को और आहारक शरीरी जीव आहारक वर्गणाओं के पुद्गलों को ही आनापान के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः आनापान के योग्य पुद्गल आहार वर्गणा के अंतर्गत ही हैं, इसीलिए इसका अलग से वर्णन नहीं किया गया है। आनापान किसे कहते हैं? आन यानी श्वास लेना और अपान यानी श्वास को छोड़ना, दोनों को मिलाया तो बन गया आनापान, यानी श्वास लेना और छोड़ना, आनापान। मिस तो मतलब देवता नारकी सबका श्वासोश्वास के पुद्गल एक ही हुए, भले शरीर सबके अलग है। पुद्गल एक, जिसने जो वैक्रिय वर्गणा खींची वो उसी से सांस ले रहा है। वैक्रिय की वर्गणाएं भी तो अनंत है ना, एक नहीं है ना। वैक्रिय गति में जीव कितने हैं? असंख्य है। लेकिन वर्गणाएं असंख्य। कितनी है? अनंत है। सब अपनी अपनी हम्म। वर्गणाएं खींच रहे हैं, उसी में से वो श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं। लेकिन ओके। मैम श्वासोच्छ्वास तो सब आत्म प्रदेशों से भी लेते हैं ना, सिर्फ नाक से थोड़े। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ नाक से नहीं, अगर ऐसे बोलेंगे तो नहीं होगा वो क्योंकि एक बार सांस लेना और छोड़ना तो सिर्फ नाक से होगा, यहाँ से भी लेना छोड़ना चलता है क्या? हाँ, आप पूरे सब शरीर से लेते हैं हम श्वासोच्छ्वास। और छोड़ते भी है? हाँ फील हमें सिर्फ नाक का होता है। हाँ, बड़े बादर रूप में हमें नाक से फील होता है, बाकी हम पूरी स्किन से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड, हाँ बोलिए। नेक्स्ट सेकंड द्वार है आत्मा व कर्म का संबंध। इसमें संबंध क्या है? हम बार बार बोल रहे हैं कि कार्मण वर्गणाओं को आत्मा ने खींचा, अपने साथ चिपकाया, उसका बंध किया। तो ये बंध क्या है, और जब बंद कर रहा है तब जीव कर क्या रहा है? तो वही बता रहे हैं कि जब कोई भी आत्मा योगों और कषायों से योग करती है, यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति उसकी चलित होती है, या वो कोई भी क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति करती है, तो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। उस आत्म प्रदेशों में स्पंदन के कारण से कर्म खिंचे चले आते हैं, वो जो कार्मण वर्गणा है वो खिंची चली आती है और आत्मा के साथ चिपक जाती है, जिसको बंध कहते हैं। अब जब ये बंद होता है ना, उसी समय, अलग से समय की बात नहीं हो रही है, जैसे ही आके वो बंद रही है उसी समय 4 चीजें डिसाइड हो जाती है। वो चारों 4 प्रकार का बंध कहलाता है। पहला है प्रकृति बंध, दूसरा है स्थिति बंध, तीसरा है अनुभाव बंध और चौथा है प्रदेश बंध। तो अब इनका क्या क्या मीनिंग है, इसको भी हम लड्डू के दृष्टांत से समझ लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे लड्डू के दृष्टांत में ही, अभी पहले हमने मोतीचूर का लड्डू लिया था, अब मैं दूसरा सौंठ पीपल का पीपरा मूल जो होती है उसका लड्डू लूं।
अलग अलग टाइप के बहुत सारे लड्डू होते हैं ना। किसी लड्डू में हम ऐसी चीजें डालते हैं जो कफ का शमन करती है। कोई लड्डू ऐसा होता है जो वात यानी वायु का विकार को दूर करती है। कोई लड्डू ऐसा होता है जो पित्त का शमन करता है। यानी हर लड्डू का अपना अपना स्वभाव होगा। उसमें जो मटेरियल डाले हैं उसके अनुसार से वो फायदा करेगा। तो ये जो स्वभाव है ना, ये कैसे हुआ उस लड्डू में, हमने जो उसमें मटेरियल डाला उसके अनुसार उसका स्वभाव हो गया। अगर मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ तो काली मिर्ची जो फायदा करती है वो लड्डू उस चीज में मुझे फायदा करेगा। वैसे ही जब मैं कर्म बांध रही हूँ तो उसी समय ये डिसाइड हो जाएगा कि मैंने क्या किया, उसकी प्रधानता से ये कर्म मेरी आत्मा में क्या प्रभाव देने वाला है। ये मेरी आत्मा के ज्ञान गुण को ढकने वाला है, दर्शन गुण को ढकने वाला है। प्रधानता से कौन सा कर्म को ढकेगा, कौन से कर्म को इफेक्ट करेगा। जबकि हम पहले भी ये बहुत बार बोल चुके हैं कि जब भी मैं कोई कर्म बांधती हूँ तो 7 कर्म तो बांध ही रही हूँ। तो प्रधानता की अपेक्षा से मैंने क्या किया, अगर मैंने किसी ज्ञान या ज्ञानी की अशातना की या दर्शन या दर्शनी की अशातना की, तो मैंने क्या किया, मैंने जो कर्म खींचे, जो कार्मण वर्गणा खींची, वो आकर मेरे ज्ञान गुण को ढक देगी। इफेक्ट सातों कर्मों को कर रही है, लेकिन स्पेशली क्या हो रहा है, ज्यादा हिस्सा किसको मिल रहा है या कम ज्यादा हिस्सा, ये हम बाद में आगे की स्टडी में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो जो कार्बन वर्गणा मैंने खींची वो मेरी आत्मा पर क्या इफेक्ट डालने वाली है, ये बंध के समय ही डिसाइड हो जाएगा। इसको प्रकृति बंध कहते हैं। यानी जो मैं ग्रहण कर रही हूँ पुद्गल कार्बन वर्गणा के, वो आके मेरे ज्ञान गुण को ढक रहे हैं, वो मेरे दर्शन गुण को ढक रहे हैं, वो मुझे साता वेदनी है यानी साता उपजाएंगे बाद में, या मुझे दुख देंगे। ये सब डिसाइड प्रकृति बंध में हो जाता है, यानी उसका स्वभाव, उसका नेचर, ये सब प्रकृति बंध कहलाता है। उसी समय हो गया जब मैंने बंद किया। सेकंड है स्थिति बंध। स्थिति बंध यानी टाइम लिमिटेशन। जब मैंने उसको खींचा कार्बन वर्गणा को, तो वो कितने समय के लिए आकर मेरी आत्मा से चिपक गई। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी चिपकाई और हमेशा चिपकी रह जाएगी, नहीं, कोई एक टाइम पीरियड होता है जितनी समय के लिए वो मेरी आत्मा से चिपकी रहेगी। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये कषाय डिसाइड करते हैं। जो हमने पहले प्रकृति बंध समझा वो योग डिसाइड करते हैं। हमारे जैसे योग होंगे वैसी उसका स्वभाव होगा, प्रकृति होगी। लेकिन वो कितनी समय तक हमारी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे ये कषाय पे डिपेंड होता है। जितने तीव्र कषाय करेंगे उतने ज्यादा समय के लिए वो कर्म आके हमारी आत्मा से चिपक जाएगा, अशुभ कर्म जो होगा। तो स्थिति बंध में टाइम लिमिट डिसाइड होती है, टाइम की वो कर्म हमारी आत्मा के साथ कितने समय तक मिलजुल करके रहने वाला है, कितने समय तक हमें परेशान करेगा या कितने समय तक उदय में आएगा, ये स्थिति बंद होता है। तीसरा, तो लड्डू के उदाहरण पे स्थिति बंद को ऐसे समझ लीजिए, हर लड्डू की एक काल मर्यादा तो होगी ना। कोई लड्डू 7-8 दिन बाद उसमें फूलन आने लग जाएगी, कोई 15 दिन तक चलेगा, कोई 6 महीने तक भी चल सकता है, उसके बाद उसमें घी की स्मेल आने लग जाती है। तो वो जो टाइम लिमिटेशन है उसको हम स्थिति बंद से समझ सकते हैं। स्थिति बंद यानी वो कितने समय तक सही रहेगा। और यहाँ पर हम कर्मों की बात कर रहे हैं तो वो कितने समय तक आत्मा से जुड़ा रहेगी कार्बन वर्गणा, उस वो कर्म कितने समय तक आत्मा से चिपका रहेगा, ये स्थिति बंद होता है, ये कषाय डिसाइड करता है। और इसमें भी स्थिति बंद में कषाय डिसाइड कर रहा है और पता चल जाता है कि मतलब ये भी उसी समय में हो जाता है जब बंद हो रहा है। ये चारों चीजें उसी समय में हो रही है, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। एक समय, जिस समय बंद हो रहा है उसी समय ये चारों चीजें डिसाइड हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुभाव बंद। अनुभाव यानी फल देना। अब वो क्या फल देने वाला है, जैसे अगर मैंने काली मिर्ची डाली है तो वो चरपरा बनेगा लड्डू, लेकिन अगर मैंने उसमें शक्कर ज्यादा डाल दी है तो वो मीठा बनेगा। तो उसी प्रकार से जब मैं कर्म बांध रही हूं तो मैंने कषाय कैसे रखे हैं, ये चीज भी अनुभाव बंध पे कषाय ही अनुभाव बंध को डिसाइड करने वाले हैं। मैं जैसा कषाय करूंगी वैसा ही उसका अनुभाव यानी मुझे रस प्राप्त होगा। ज्यादा रस देगा या कम रस देगा, जैसे मैं कषाय करूंगी वैसा वो कर्म मुझे फल देगा। यानी जब वो उदय में आएगा तो मुझे कितनी अनुभूति होगी, उसकी तीव्र अनुभूति होगी या कम अनुभूति होगी, ये सब कुछ फल
कषायों पे डिपेंड होता है, इसे हम अनुभव बंध कहते हैं। मिस कषाय के पुद्गल भी होते हैं? कषाय के पुद्गल नहीं बोल रहे हम, कषाय तो जो हम क्रोध मान माया लोभ करते हैं वो चीज है। मैंने तो गुस्सा, इनके पुद्गल नहीं होते हैं? नहीं, मैं ऐसे इन जनरल पूछ रही हूँ, कषाय के पुद्गल नहीं होते? वर्गणा तो यही 8 प्रकार की ही बताई गई है, जिनके 5 भेद किए गए हैं, कषाय की अलग से नहीं बताई गई। ओके। कषाय, नेक्स्ट, ये जो कषाय है वही है। सॉरी, सॉरी। कषाय, हाँ कषाय, नो कषाय जो बताए थे वही कषाय आएंगे इसमें। नो कषाय से पहले जो 16 कषाय बताए हैं वो हैं 16 के 16 कषाय। अनंतानुबंधी ये चौक, देख हम। प्रत्याख्यानी चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक, संजुलन चौक, कषाय वही होते हैं 16। नो कषाय इन कषायों को वृद्धि करते हैं, इनके सहवर्ती होते हैं। जैसे जैसे हास्य है, मैं अगर आपकी हंसी उड़ा रही हूं तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ये जो नो कषाय है ना, वो इनमें सपोर्ट करते हैं, इनके सहवर्ती होते हैं, इनके साथ में रहते हैं कषायों के। जब तक नो कषाय रहेंगे तब तक कषाय भी रहेगा। नेक्स्ट है प्रदेश बंद। प्रदेश बंद, अब जो मैंने लड्डू बनाया है, सौंठ का, अजवाइन का, काली मिर्ची का, जिसका भी लड्डू बनाया है, वो मात्रा में कितना है, मात्रा नहीं, वजन में कितना है, वो 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, कितना वजन है उसका एक लड्डू का, तो वो हो गया उसका परिमाण। वही प्रदेश बंद में होता है कि मैंने जो कार्बन वर्गणा खींची है, अनंत वाली खींची है, अनंत प्रदेशी खींची है, ये ठीक है, लेकिन अनंत के भी तो अनंत भेद हैं, तो जो इस रेंज में मैंने खींची है उसमें से भी मैंने कितने वालों को खींचा है, ये किस पे डिपेंड होता है, ये हमारे योगों पे डिपेंड होता है। तो प्रकृति और प्रदेश ये दोनों योग डिसाइड करते हैं, और स्थिति और अनुभव जो बीच वाले दोनों हैं वो दोनों कषाय पे डिपेंड करते हैं। तो जिस समय हम कर्म बांधते हैं उसी समय इन चारों चीजों का बंद हो जाता है, यानी ये चारों चीजें डिसाइड हो जाती है। कर्म का स्वभाव कैसा होगा वो कहलाएगा प्रकृति बंध, स्थिति यानी कि वो कब तक आत्मा से जुड़ा रहेगा, अनुभव बंध यानी जब वो उदय में आएगा तो वो कैसा फल देगा आत्मा को, और प्रदेश बंध यानी कितनी मात्रा में हमने उसके प्रदेशों को खींचा है। वो जो पुद्गल है वो हमारे हमने जो खींचे हैं पुद्गल, वो कितनी मात्रा में खींचे हैं, उसका परिमाण प्रदेश बंध कहलाता है। ये 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होते हैं, और स्थिति बंध और अनुभाव बंध, ये जो अनुभाव शब्द लिख रखा है ना, इसको अनुभाव भी बोलते हैं और अनुभाग भी बोलते हैं और रस भी बोलते हैं। तो शक्ति, पावर, ये सब सिमिलर ही हैं, इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो आप पहचान लीजिएगा ये अनुभाव बंध के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये मैम इसमें लड्डू, कोई लॉजिक, कोई रीजन है कि ये दो कसाय से और ये दो योग से हो रहे हैं? रीजन की बात नहीं है, कषाय आप जैसा कषाय करोगे उतने समय के लिए आपके साथ वो बंद हो जाएगा। आपने तो मतलब तीव्र कषाय प्रकृति में किया तो लंबे समय कसाय, तक मेरे असाता वेदनीय कर्म का बंद हो जाएगा। और लेकिन वो योग की प्रवृत्ति से ही कसाय उत्पन्न होता है ना ऐसे तो। नहीं, कषाय योग की प्रवृत्ति से नहीं हो रहे, योग की प्रवृत्ति तो अभी हमारा 11वें, मन में 12वें, गुस्सा 13वें आया, गुण मन स्थान में में योग की प्रवृत्ति है, लेकिन वहां कषाय तो नहीं है ना, वहां एक सात्वेदनीय कर्म बन रहा है, तो योग की प्रवृत्ति कषाय से हो ऐसा नहीं है। और मिस उदय में कैसे आते, कितने टाइम के आते हैं, वो कैसे पता पड़ेगा? जैसे एग्जाम्पल है, जैसे गत्स कुमार का 99 लाख भाव के बाद में आया उदय, वो मतलब ड्यूरेशन तो हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम, कितना लंबा चलेगा, तो लेकिन वो उदय। जो भी कर्म बांध रहे हैं ना हम, जो हम्म। जितनी स्थिति के लिए बांध रहे हैं उसका प्रपोर्शन में उसका अबाधा काल होता है। अबाधा काल का मतलब, जैसे मैंने कोई कर्म अभी बांधा तो ऐसा नहीं है वो अभी के अभी उदय में आ जाएगा। मैंने जो कर्म बांधा, जैसे अगर मैंने वो 30 कोटि सागरोपम के लिए बांधा है तो वो 3000 वर्ष बाद मुझे फल देगा। ऐसा एक, ये सब आप लोगों के आगे डीप में आएगा कि हम जितनी स्थिति के लिए बांधते हैं उसके प्रपोर्शन में उसका अबाधा काल होता है। अबाधा काल यानी तब तक वो हमारी आत्मा तब को तक। किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता, वो उदय में नहीं आएगा, वो टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में वो अपना फल देगा आत्मा में। मैम जैसे मुझे मन मन में गुस्सा पे, हेलो, हाँ, आपको मन मन में गुस्सा आ रहा है फिर? मुझे मन मन में किसी पे गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो फिर वो मेरा मन योग है या
कसाय अनंत अनुबंधी प्रत्येक जो भी हो। हाँ, आपके योग के साथ कषाय की प्रवृत्ति हो रही है ना। योग है क्योंकि मन योग चल रहा है, आपका चिंतन मनन हाँ है, और साथ में आप कषाय भी कर रहे हो, तो कषाय और योग साथ भी हो ही रहे ना। पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक तो कषाय और योग दोनों के निमित्त से कर्म बन रहे हैं। 11वें 12वें 13वें में कषाय का उदय नहीं है, वहां पे सिर्फ योग की वजह से बनते हैं, इसीलिए वहां स्थिति नहीं बनती, अनुभाव नहीं बनता। वहां मैंने कर्म बांधा, अगले समय में उदय में आया और आत्मा से अलग हो गया। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में वहां स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि तो वहां जैसे कषाय कसाय है। ज्यादा खतरनाक हुआ या योग? कषाय ज्यादा खतरनाक है। उसी से स्थिति इसीलिए जैसे जैसे उत्तरोत्तर गुणस्थानों में बढ़ेंगे ना, कषायों की प्रकृतियां कम वाली कषायों की प्रकृतियां होती चली जाएंगी। हल्के से हल्का कषाय लास्ट में रहेगा, उसके बाद उसका भी उदय नहीं रहेगा। लेकिन योग तो 13वें गुणस्थान तक है। ठीक। दीदी तो फिर कम से कम आबाद काल कितने समय का रहेगा? अंतर मुहूर्त। अच्छा, हाँ, और इसीलिए अंतर मुहूर्त की रेंज बहुत बड़ी होती है। एक समय मतलब 2 समय से लेकर 48 मिनट्स में एक समय कम, इसके बीच की पूरी रेंज को अंतर मुहूर्त ही कहेंगे। अब मैं चाहे 20 मिनट बोल रही हूँ तो भी अंतर मुहूर्त है, मैं असंख्यात समय बोल रही हूँ तो भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त एक फिक्स पॉइंट नहीं है, वो पूरी की पूरी एक श्रेणी है। तो यहां से यहां तक यानी 2 समय से लेके 48 मिनट में एक समय कम तक के समय को अंतर मुहूर्त ही कहेंगे। तो वो अंतर मुहूर्त रहता है मिनिमम अबाधा का। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, तो ये लड्डू के उदाहरण से जो हमने समझा उसी का स्पष्टीकरण दे रखा है। अब लास्ट है हमारा कि ये सब क्यों समझा हमने, कि वर्गणा क्या होती है, बंद किस किस का हो रहा है, क्या बंद हो रहा है। ये सब हमने इसीलिए तो समझा था क्योंकि हमारा मेन पॉइंट यही था, कर्म और आत्मा। अध्याय का नाम ही यही था, कर्म और आत्मा, कि इन दोनों में से बलवान कौन है। अगर कर्म इतना परेशान कर रहा है आत्मा को, इसका मतलब तो कर्म बलवान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कर्म को बलवान कह रही हूँ तो इसको बुलाया किसने घर में, खींचा किसने, खींचा तो आत्मा ने था। तो बलवान आत्मा होनी चाहिए। कौन बलवान है? कर्म बलवान है जो आत्मा को दुख दे रहा है, या आत्मा बलवान है जो कर्मों को खींचती है और चाहे तो छोड़ भी सकती है। आत्मा। आत्मा आत्मा बलवान। अगर आत्मा बलवान है तो कसाई जीवों को प्रॉब्लम क्यों होती है? फिर आत्मा निकाल दे उनको अपने से दूर। कैसा कर्म बलवान है मैडम? कर्म, कर्म बलवान है तो फिर हाँ, कर्मों को, कई आत्माएं कर्मों से मुक्त होके सिद्ध गति में कैसे पहुंच गई? अगर कर्म बलवान है, कर्म छोड़ता ही नहीं आत्मा का पीछा। नहीं, कर्म कर्म को त्याग करता है ना, कसाई को त्याग करना पड़ता है ना, तब तो आत्मा होती है, कषाय सिद्ध का होता है। त्याग कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा ही करेगी ना। अंदर से ना वो निर्जीव उसमें होता है। जो बांधने की शक्ति है तो त्यागने की भी शक्ति है। यही बात। आत्मा बलवानी। हाँ, यदि जीव मोह में पड़ा हुआ है, सकषाई है, तो वहां पे कर्म बलवान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अपना भान भूले हुए है, वो मोहनीय कर्म में लिप्त है, वो कषायों में लिप्त है। तो कर्म उसको चाहे जैसे रुला सकता है, चाहे जैसे भटका सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन यदि आत्मा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में रमण कर रही है, यदि आत्मा ने मोहनीय कर्म को हटा दिया है, तो फिर आत्मा बलवान है। फिर वो जैसे चाहे वैसे इन कर्मों को अपनी आत्मा से अलग निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि कर्म निर्जीव है और आत्मा सजीव है। तो जीव ऑफकोर्स निर्जीव से अधिक शक्तिशाली ही होगा, और इन कर्मों का बंध करने वाली आत्मा है, तो इन कर्मों को अपने से दूर करने की शक्ति रखने वाली भी आत्मा ही है। इसीलिए कंक्लूजन में आत्मा ज्यादा शक्ति संपन्न है बजाय के कर्म के। कर्म कब शक्ति संपन्न होगा आत्मा से? जब आत्मा मोहनीय कर्म में पड़ी रहेगी, सकषाई होगी। लेकिन जब वो अकषाई है तो आत्मा ही बलवान है। ठीक है, यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं, तो कुछ रह गया होगा पॉइंट तो आ जाएगा साथ में। संसार में जितनी भी आज विषमताएं दिखाई दे रही है, वो सब कर्मों के कारण ही है। कर्मों के वशीभूत होकर आत्मा विविध गति जाति आदि में परिभ्रमण करती है और विविध प्रकार के सुख दुख का अनुभव करती है। तो क्या कर्म आत्मा से अधिक संपन्न है? नहीं। कर्म आत्मा से अधिक
शक्ति संपन्न नहीं है। इसका कारण यह है कि आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गल ही कर्म है, और कार्मण वर्गणा के पुद्गल तो निर्जीव होते हैं। उनमें आत्मा को किसी भी प्रकार के फल प्रदान करने की शक्ति नहीं होती। उनमें शक्ति प्रकट कौन कर रहा है? हम जो कषाय और योग कर रहे हैं वो ही तो उसमें शक्ति डाल रहे हैं ना। तो कर्मों में फल प्रदान करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन कषाय और योग के निमित्त से आत्मा ही कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को स्वयं के साथ एकम में एक करके उनका बंध कर लेती है, और स्वयं के ही परिणामों के अनुसार आत्मा ही उन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में विविध प्रकार के शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति भी उत्पन्न करती है। उनको खींच भी हम रहे हैं, उनमें शक्ति भी हम डाल रहे हैं, तो फिर बलवान तो हम ही हुए ना। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि आत्मा ही कर्मों में शुभ अशुभ फल प्रदान करने की शक्ति उत्पन्न करती है, और जो आत्मा कर्मों में शक्ति उत्पन्न कर सकती है वह आत्मा कर्मों को नष्ट भी कर सकती है। जिनेश्वर देवों ने कर्मों को नष्ट करने के अनेक उपाय बताए हैं। क्या क्या उपाय बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अणुव्रतों अथवा महाव्रतों का सम्यक पालन करना, 18 पापों का त्याग करना, 12 प्रकार का तप करना इत्यादि जो चीजें बताई गई है वो करके हम कर्मों की निर्जरा यानी अपने से कर्मों को दूर हटा सकते हैं। वस्तुतः सभी आत्माओं में इतनी शक्ति विद्यमान है कि यदि वो सही पुरुषार्थ करें, सत्पुरुषार्थ करें, सही दिशा में सही मार्ग पर चलें, तो कर्मों को पूर्णतः नष्ट करके शाश्वत सुख और शांति रूप मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आत्मा कर्मों से अधिक शक्ति संपन्न है। अब इस चैप्टर से हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है, हमने ये पढ़ा, तो इससे हमें क्या ग्रहण करनी है शिक्षा? कर्म रूप सुविचार कर समझो इतना सार, जीव कर्म से भिन्न है, मैं हूं ज्ञानाकार। हमने अभी तक जो इतने पढ़े कर्म बंध और हमारे जीवन में पढ़े, इससे पहले और दूसरे वाले चैप्टर में भी हमने पढ़े कर्म क्या है, और इसके बारे में जो इतना समझा उन सब पे विचार करें, और इन सब का सारभूत यानी निष्कर्ष क्या निकलता है इन सबको समझ के, कि जीव और आत्मा जीव यानी कि आत्मा और कर्म ये दोनों अलग अलग हैं, और जो आत्मा है वो ज्ञानाकार है यानी ज्ञान के स्वरूप वाली है। तो हम इस कर्म को अपने से दूर करने की शक्ति रखते हैं, वीर्य रखते हैं, तो हम इतना वीर्य पुरुषार्थ करें कि इन कर्मों को अपने से दूर कर सके। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। जो जिनेश्वर भगवंतों ने प्ररूपणा की है, जो उन्होंने कहा है वही सत्य है, वही निशंक है, यानी उसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। अब आप लोग पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है या सभी क्लियर है? हाँ जय शरीर जिनेन्द्र। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, शरीर 5 प्रकार के होते हैं। हाँ शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। भाषा और मन तो दोनों अलग ही हो गए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ सर, क्या मेरे आगे थोड़ा सा जोर से बोलिए ना प्लीज। जिनेंद्र हाँ आज जय की मेरी है तो उसको मैं कैसे करूं? मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, प्लीज एक बार वापस बोल दीजिए। कि मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है दी। अच्छा, आपको कि दोनों क्लास जितने भी क्लास हुई है 2 चैप्टर की वो मैंने मतलब नहीं की। रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाती है, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। ग्रुप से ही आज ही ज्वाइन हुई हूँ ग्रुप अच्छा, में। ग्रुप में भी आप आज ही ज्वाइन हुए, तो आपको जिसने ज्वाइन करवाया ना, आप उनको बोलिएगा वो आपको भेज देंगे रिकॉर्डिंग। और एक मैंने पूछना, जैसे वर्ग है हम हाँ लोग जैसे औधारिक, तेजस, कार्मण किस हिसाब से ग्रहण करते हैं, मतलब लाइन वाइज करते हैं या कैसे भी कर सकते हैं? नहीं, जब मेरे को जिसकी जरूरत होगी मैं वो खींचूंगी, लाइन वाइज नहीं। अगर मैं औदारिक की कर रही हूँ तो मैं वैक्रिय की नहीं खींचूंगी, आहारक की नहीं खींचूंगी, तेजस कार्मण तो मैं हर समय खींच ही रही हूँ। फिर जब मेरे को बोलना होगा तब मैं भाषा की खींचूंगी, जब मेरे को चिंतन मनन करना होगा तब मैं मन की खींचूंगी। जैसे कबूतर है उसमें तो भाषा तो होती है, मन भी होता है। हाँ, वो संगी तो पंचेंद्रिय जीव है ना।
अपन जो देख रहे हैं वो वाला संघी पंचेंद्रिय जीव है। बाकी ऐसा कहा जाता है कि बाहर में असंघी तिर्यंश के रूप में भी ये होते हैं, पर अभी जो हमें दिख रहे हैं वो मन वाले ही होने की ज्यादा संभावना है। तो हाँ, वो मन के भी खींचते हैं, जब वो विचार करते हैं मन में तब वो मनोवर्गणा को खींचते हैं, जब वो गुटुरगु आवाज करते हैं तब वो भाषा वाली को खींच के यूज करते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र साहब। खींचने का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है कि हम मनुष्य तो हम ही खींच सकते हैं, हर जीव में ये शक्ति है। इसलिए कोई सा भी जीव हो, चाहे वो पृथ्वी काय का जीव भी है, तो भी वो खींचेगा वर्गणा को। वो तो औदारिक वर्गणा ही खींचेगा ना, तेजस और कार्बन तो रहती है, औदारिक ही खींचेगा क्या? औदारिक खींचेगा, और उसी को औदारिक को ही वो श्वासोच्छ्वास के रूप में काम मिलेगा। हाँ, काम से। वर्गणा खींचेगा, क्या? वो वैक्रिय वर्गणा को नहीं खींचेगा कबूतर? नहीं, कबूतर अगर वो लब्धिधारी है, क्योंकि हाँ। वो सन्नी पंचेंद्रिय है, अगर उसमें लब्धि है तो वो वैक्रिय को खींच सकता है। अगर उसको वैक्रिय शरीर बनाना है तो उसने ऐसा तप किया है कि उसको ये शक्ति प्राप्त हो गई है तो खींचेगा, वरना नहीं खींचेगा, वो औदारिक की ही खींचेगा। अभी आपने वर्गणा में से एक ही वर्गणा खींचा, जैसे औदारिक है तो औदारिक की, मतलब औदारिक वर्गणा खींचेगा तो औदारिक ही खींचेगा, व्यक्रिय खींचेगा तो व्यक्रिय आरक, जैसे आर वर्गणा में तीनों को लिया गया है ना। जिस औदारिक समय वो जो शरीर बनाएगा वो उससे रिलेटेड वर्गणा को खींचेगा। जैसे वायु काय का जीव है ना, वायु काय का जीव जब अपना नॉर्मल शरीर बना रहा है वायु का, तब वो औदारिक की वर्गणा को खींचेगा। लेकिन जब वो वैक्रिय शरीर बनाएगा, जो बवंडर वगैरह चलते हैं ना हवा का ऐसा विकराल रूप, तो जब वो वैक्रिय प्ररूपणा करेगा, वैक्रिय शरीर बनाएगा, उस समय वो औदारिक की वर्गणा को खींचना रोक देगा और वैक्रिय की वर्गणा को खींचेगा, क्योंकि उसको जो चीज बनानी है उसके लिए जो मटेरियल है वो खींचेगा नहीं तो वो शरीर बनाएगा कैसे। हाँ, वही तो। एक समय में एक ही वर्गणा होगी है ना, हिसाब से तो। इन तीन में से एक समय में एक हाँ, वर्गणा कही जा सकती है। औदारिक व्यक्रिय आरक में से तीनों में से एक वर्ग। जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। हाँ सर। कि स्कंद जो होता है ये मोटा मतलब हल्का पतला कैसे मालूम पड़े कि किसमें? मतलब हल्का मोटा पतला क्यों करना है? स्कंद, आपने छोटा लड्डू बनाया वो भी स्कंद हो गया, आपने बड़ा लड्डू बनाया वो भी स्कंद हो गया। अब जैसे आकाश है, पूरे लोक में लोक और आलोक में आकाश है, मैं मेरी मुट्ठी हाँ में बोलूं तो वो क्या है? वो भी तो आकाश ही है। वो आकाश का हाँ देश हो गया ना, एक हिस्सा हो गया, चाहे इतना छोटा सा है। और पूरे हाँ। लोक और आलोक में जो आकाश है वो स्कंद हो गया। तो स्कंद भी छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? मैडम एक है ना, इसके इसके अलावा क्वेश्चन है मेरा कि ये अपने ये करते हैं ना, ये ओपन बुक एग्जाम होता है इसका कर्म प्रगति का, उसमें एक शब्द आया है इफेक्ट प्लस सिस्टम मिला, मतलब इफेक्ट मतलब प्रभाव, सिस्टम मतलब शाली, तो प्रभावशाली, इससे कहाँ प्रभाव हुआ है ये इसमें? कर्म के अंदर कौन चीज आती है? क्या क्या, सॉरी मैं समझी नहीं, एक बार वापस से मतलब बताएं। इसमें लिखा है अंग्रेजी शब्दों को अर्थ से मुझे पहचानिए, तो उसमें लिखा है इफेक्ट प्लस सिस्टम इनला, इफेक्ट मतलब प्रभाव और सिस्टम मतलब शाली, तो प्रभावशाली हाँ ऐसे लिखा हाँ बॉटम मतलब तलवार, तलवार मिल गया, और ऐसे नीड्स लो जरूरतमंद, गुड ऑर्डर, सुगंध, टूरिस्ट पैलेस, पर्यटन स्थल, ये मिल गए। लेकिन ये वर्ड नहीं मिल रहा हमको कि इफेक्ट प्लस सिस्टम इनला, प्रभावशाली, तो ये कहाँ यूज हुआ होगा कर्म में? ये आप सही बता रहे हैं ना, प्रभावशाली, आत्मा प्रभावशाली है या कर्म प्रभावशाली है, ज्यादा प्रभावशाली कौन है? मुझे नहीं पता है आपका पोर्शन, सॉरी, मैं आउट ऑफ हाँ उसके नहीं जाना चाह रही। आप मुझसे इससे रिलेटेड कुछ पूछ लीजिए, मैं फिर कुछ गलत बता दूं और आपका गलत चला जाए, उससे मतलब वाली बात तो नहीं। मैंने आपकी किताब पढ़ी तो आपको कहीं पता चल जाए ये वर्ड प्रभावशाली आया हुआ तो है इसमें शब्द, आप देखिएगा। किसमें, ये कौन से किसमें कर्म आया हुआ है? ज्ञानावधि कर्म में किसमें ये? अभी जो पढ़ा उनमें नहीं आएगा, आपको ही देखना पड़ेगा। सॉरी, मैंने इतना नहीं देखा अभी, इतने ध्यान से नहीं देखा, और मैं वो एग्जाम भी नहीं दे रही हूँ जो आप दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है। पर प्रभावशाली शब्द तो मिल ही जाएगा आपको इसमें। अच्छा, उसमें वैभवशाली मिल गया, शक्तिशाली मिल गया, सब मिल गया है, वैभवशाली शक्तिशाली ये तो मिल गया हमको। और एक मतलब एक अगर ये देखो, एक है ना कार का चिन्ह, एक इधर पुराण का है, गीता पुराण है, तो इससे मुझे पहचान, दोनों मिलके क्या बनते हैं? जैसे अभी मून का है हेलियोप्लान, तो उसमें मिल गया हमको। भैया भैया भैया, मेरी बात सुनिए, मैंने जो चीज पढ़ाई है आप उससे रिलेटेड पूछ लीजिए, ये मैं अलग से नहीं बता सकती अच्छा, कोई कि। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाँ, मैडम। है ना? तो आप और कुछ किसी को डाउट है इससे जय जिनेन्द्र।
हाँ सभी है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्कंद का एक पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ स्कंद को हम देश कह सकते हैं, और देश का छोटा पार्ट प्रदेश है, ऐसे ही ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जैसे पूरी पृथ्वी को मैं स्कंद कह दूं, उसमें इंडिया देश है, इंडिया में महाराष्ट्र एक प्रदेश है, लेकिन फिर मैं इसके और हिस्से नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के बाद मैं और छोटे नहीं, हिस्से नहीं कर प्रदेश के सकती तो हिस्से हो सकते हैं ना, कि प्रदेश के तो हिस्से हो सकते हैं ना? नहीं ना, प्रदेश वो है जो अविभाज्य है लेकिन स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जैसे लड्डू के दृष्टांत में देखा अच्छा था अच्छा, ना, ठीक है। नुक्ति का एक दाना अगर अलग रह गया तो वो परमाणु है, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ रहा स्कंद के साथ में तो वो प्रदेश है। तो है तो अच्छा, ठीक दोनों एकदम बराबर हैं दोनों, बस फर्क इतना ही है, उसके भी हिस्से नहीं किए जा सकते, इसके भी हिस्से नहीं किए जा सकते, दोनों बराबर है, एक फ्री है और एक जुड़ा हुआ है, अंतर इतना ही है। है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, और भी। मैम वो दर्शनावर्णीय कर्म के वो एग्जाम्पल्स देने थे ना, दर्शन हाँ प्रत्यनिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको, समझिए आप मुझसे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरे बारे में कुछ और बोल रहे हैं या मेरे को टोक रहे हैं कि आपको नहीं आता, आप रहने दीजिए। आपने क्या किया? ये तो मैंने आपके ज्ञान में। ये क्यों मेरा ज्ञान ही क्यों, मेरे में दर्शन गुण भी तो है ना। हर आत्मा तो में ये ज्ञान दर्शन और का दर्शन मूल गुण है ना। आपने हाँ एक दर्शनी को रोका, अवरोध डाला, या मैं उसके प्रति प्रद्वेष किया, या उसको जो भी प्रकार से अंतराय अब डाली। आपकी जाएगी आदम। तो ये तो मैंने ज्ञान में आपको रोका है, ज्ञान का प्रदेश किया है लेकिन पहले। जिसको आपने रोका, जिस आत्मा को रोका, वो दर्शन गुण वाली भी तो है ना, तो वो दर्शनी है ना। इसी तरह से अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो और मैं बीच में हाथ लगा दूं, अच्छा आप अगर आत्मा के मूल स्वभाव पे नहीं जाके सीधा सीधा दर्शन में रोक लगाने की बात समझे, तो ऐसे समझ लीजिए, आप मूवी देखने जाना चाहते हैं और मैंने आपको वो देखने से रोका, कोई भी आपको हम्म काम बता दिया और आपको जाने नहीं दिया, तो मैंने आपके क्या किया, दर्शन में रोक लगाई, अंतराय डाली, हाँ है ना। तो हम इस वो तरह से आप क्लियर होगा अब आपको अच्छा, मैंने हम खुद आपके दर्शनवान देखने समझे में, अपने आप दर्शन को। में अवरोध डाला है। मतलब हम सॉरी। दर्शनवान हुए, हम देखने हाँ, वाले हम हुए। दर्शनवान हैं। दर्शन मतलब यहाँ बिल्कुल सिर्फ एक बिल्कुल, जैसे देखना। उसने दर्शन दर्शन मीन्स यहाँ पर देखने से ही रिलेटेड है, यहाँ श्रद्धा वाला दर्शन नहीं लेना है। वो कोई भी चीज देख, हम हर दर्शन और केस में दर्शनी, दर्शनवान हुए। दर्शनी दर्शनवान हाँ, हो। क्योंकि दर्शन हमारा, ज्ञान और दर्शन दोनों हमारा मूल गुण है ना। हम्म तो आप किसी भी जीव की अगर कुछ भी कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो उससे, या उसको अंतराय डाल रहे हो, तो ये बंदेगा कर्म, दर्शनावली में, ज्ञानावली भी। ठीक है, सभी को और किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। नहीं। मैम, हाँ बोलिए। हम जैसे ये औदारिक वर्गणाएं होती है, ये सब वातावरण में होती सेम है, हम खींचने के बाद में ये परिवर्तित होती है ना। हम उसी रेंज के खींच रहे हैं। नहीं, खींचते टाइम तो वो प्लेन है, उनमें कुछ भी नहीं। जैसे भाषा वर्गण है, वो भाषा के खाली उसमें कैपेसिटी है, शब्द और तो हम हमारे विचारों से डालेंगे ना। हाँ, परिणमन तो हम बात ही करेंगे उसका, है बराबर। तो वो एक रूप में सारी एक जैसी, चाहे हम खींचे तो भी एक, आप खींचो तो भी एक, हाँ सारी हाँ एक जैसी है। हाँ, और फिर हम जब छोड़ते हैं तो वो एकदम प्लेन होके छोड़ते हैं, या जिस रूप में हमने छोड़ी है कुछ देर उस रूप में रहती है। ऐसा सुनावा है कि वो रहती है। पेड़ नंबर क्या है इधर इसका का? समय भी बता रखा है कि जैसे जो उत्तम पुरुष होते हैं, कुछ लोग, उनकी कितने समय तक, कितने काल तक उनके शब्द रहते हैं। और भी वो लाइन से टकरती हुई जाती है या कैसे, मुझे कहीं इतनी इतना नॉलेज डिस्टेंस नहीं पे? है, सॉरी। अच्छा ठीक। तो जय जिनेन्द्र, हाँ, फिर जय जय। संसारी जीव में हम फिर उनको देवताओं को भी लेंगे क्या? हाँ, आइडिया। संसारी जीव में सभी सिद्धों को छोड़ के सभी जीव संसारी जीव कहलाते हैं, चाहे वो तिर्यंच गति के हो, मनुष्य गति के हो, देव गति के हो, नैरिक गति के हो। नैरिक हो मतलब नरक गति के। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को विराम देते हैं।
आप लोगों की कोई अशातना की हो या आगम विरुद्ध कुछ प्ररूपणा करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवन, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम। जय जगन्नाथ।